हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग लेसन में जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे स्पोकन इंग्लिश की कुछ ऐसे सेंटेंसेस के थ्रू जो हमारे डेली यूज में आते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं और एक फ्रेंड कहता है जल्दी ही कई सारी सरकारी नौकरियों की वैकेंसीज आने वाली है। वैकेंसीज मतलब भर्तियां, जॉब्स आने वाली है। इंग्लिश में वो कहेगा मैनी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज आर गोइंग टू बी अनाउंस्ड वेरी शॉर्टली। मैनी हमने क्यों लगाया? बताने के लिए कि नंबर में ज्यादा है। मैनी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज आर गोइंग टू बी अनाउंस्ड। अनाउंस हुई नहीं है, अनाउंस होने वाली है। गोइंग टू बी अनाउंस्ड इसीलिए हमने यूज किया है वेरी शॉर्टली, मतलब बहुत ही जल्दी, बहुत कम वक्त में। सो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा मैनी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज आर गोइंग टू बी अनाउंस्ड वेरी शॉर्टली। आप ये भी कह सकते हैं अनाउंसमेंट फॉर न्यूमरस गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज विल बी मेड सून। या फिर आप ये भी कह सकते हैं सो मेनी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज आर कमिंग वेरी शॉर्टली। कुछ भी कह सकते हैं, मीनिंग सेम जाएगा, फीलिंग सेम ही कन्वे होगी। नेक्स्ट है रोजाना ध्यान से अखबार पढ़ते रहो, एक भी मौका चूकना नहीं है इस बार। इंग्लिश में हम कहेंगे रीड द न्यूज़पेपर केयरफुली एवरी डे, डू नॉट मिस एनी अपॉर्चुनिटी दिस टाइम। देखिए रीड द न्यूज़पेपर तो बहुत ही इजी सेंटेंस है कि रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे, अखबार को हर दिन पढ़ते रहो। हमने केयरफुली लगाया, मतलब ध्यान से पढ़ते रहो। और डोंट मिस एनी अपॉर्चुनिटी मतलब कोई भी अवसर, कोई भी मौका नहीं चूकना इस बार, इसीलिए हमने दिस टाइम लिख दिया। नेक्स्ट देखिए, तुमको कैसे पता चला इसके बारे में? उसने क्वेश्चन पूछा, कैसे पता चला? तो आप क्या कह सकते हैं? हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस। हाउ डिड यू कम टू नो मतलब कम टू नो का मतलब होता है पता चलना, किसी चीज के बारे में जानकारी मिलना। सो हाउ डिड यू कम टू नो मतलब कैसे पता चला इसके बारे में या किसके बारे में, इसीलिए हमने लगा दिया अबाउट और दिस, अबाउट दिस इसके बारे में। अब दूसरा पर्सन कॉन्वर्जेशन को आगे ले जाता है और बोलता है मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ, रोजगार समाचार भी लगातार देखता रहता हूँ तो मुझे पता चल जाता है। देखिए मैं अखबार पढ़ता हूँ को हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? आई रीड द न्यूज़पेपर। अब हमको बोलना है रोज पढ़ता हूँ तो हम लिख देंगे आई रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे। आगे चलते हैं, आई ऑल्सो रेगुलरली चेक द एम्प्लॉयमेंट न्यूज। देखिए ऑल्सो लगाया हमने स्ट्रेस देने के लिए कि ये तो करता हूँ, इसके साथ ये भी करता हूँ, इसीलिए हमने लिखा आई ऑल्सो क्या करता हूँ? रेगुलरली चेक द एम्प्लॉयमेंट न्यूज। रेगुलरली क्यों लगाया? क्योंकि कंटिन्यूअस करता हूँ, रेगुलरली करता हूँ, रोज रोज करता हूँ, लगातार करता हूँ। सो लगाया हमने ये बताने के लिए कि तो क्या हुआ, है ना, तो या इसीलिए या दैट्स हाउ, इस तरीके से। दैट्स हाउ आई गेट टू नो अबाउट इट। गेट टू नो मतलब मुझे पता चलता है, मुझे जानकारी मिलती है। आप ये भी कह सकते हैं दैट्स हाउ आई कम टू नो अबाउट दिस, मतलब मुझे पता चल जाता है। सेम मीनिंग है, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा बना आई रीड द न्यूज पेपर एवरी डे, आई ऑल्सो रेगुलरली चेक द एम्प्लॉयमेंट न्यूज, सो या दैट्स हाउ आई गेट टू नो अबाउट इट। अब अगर कहना है बिल्कुल सही, जो लोग सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं उन्हें ये सभी बातें ध्यान में रखनी पड़ती है, मतलब रखनी चाहिए। तो बिल्कुल सही को हम क्या कह सकते हैं? एब्सोल्युटली करेक्ट, या फिर ऑफ कोर्स, या फिर आप ये भी कह सकते हैं श्योर। तीनों का मतलब सेम है। अब अगले सेंटेंस पे चलते हैं। उसे बोलेंगे दोज हु वांट टू गेट इनटू अ गवर्नमेंट जॉब शुड कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड। दोज हमने यूज किया कहने के लिए कि जो लोग अब जाना चाहते हैं कहाँ? सरकारी नौकरी में, तो हमने कहा दोज हु मतलब जो लोग, वांट टू गेट इनटू अ गवर्नमेंट जॉब, गेट इनटू मतलब जाना चाहते हैं, उसमें प्रवेश लेना चाहते हैं। शुड का मतलब चाहिए, वो बताता है कि ये होना चाहिए। कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड मतलब माइंड में रखनी है, ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, बचपन से ही मेरा सपना है कि मुझे सरकारी नौकरी मिले, मैं आज से ही पढ़ाई शुरू करूंगा। तो पहला सेंटेंस देख लेते हैं, बचपन से ही वाला। हम लिखेंगे सिंस चाइल्डहुड, क्योंकि हमने पॉइंट ऑफ टाइम बताया, कब से? बचपन से, इसीलिए हमने सिंस का यूज किया। सिंस चाइल्डहुड इट हैज बीन माई ड्रीम टू सिक्योर अ गवर्नमेंट जॉब। इट हैज बीन माई ड्रीम मतलब मेरा ड्रीम रहा है, पहले भी था और आज भी है, कंटिन्यूएशन में है। सो इट हैज बीन माई ड्रीम, क्या ड्रीम रहा है? टू सिक्योर अ गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी पाना।
अब मैं आज से ही पढ़ाई शुरू करूंगा को कहेंगे आई विल स्टार्ट स्टडीइंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। देखिए ये जो इटसेल्फ लगाया हमने टुडे के बाद, इसका मतलब है हमने एम्फेसाइज कर दिया कि आज से ही, विदाउट डिले, विदाउट पोस्टपोनमेंट, हम डिले नहीं करेंगे, आज से ही शुरू करेंगे। अब किसी ने क्वेश्चन पूछा, क्या आपने परीक्षा फॉर्म भरना शुरू कर दिया है? देखिए ये क्वेश्चन है, और किस टाइप का क्वेश्चन है? यस नो टाइप का। क्या आपने ऐसा करना शुरू कर दिया है? आप क्या बोल सकते हैं? हाँ कर दिया है, या नहीं अभी नहीं किया है, तो इसे यस नो टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। देखिए कैसे इसको बोलेंगे, हैव यू स्टार्टेड फिलिंग आउट दोज कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर्म्स। देखिए एग्जाम फॉर्म्स क्या होता है, जब हम एग्जाम देने जाते हैं उससे पहले जो प्रोसीजर होता है उसमें एक फॉर्म भरना पड़ता है, उसी के बारे में हमने बताया है। फॉर्म को भरना, उसके लिए जो इंग्लिश में वर्ड है वो है फिल अप या फिल आउट, दोनों सेम है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, फिल अप और फिल आउट दोनों सही हैं। सो हम पूछ रहे हैं क्या किया है शुरू, तो हैव यू स्टार्टेड फिलिंग आउट दोज कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर्म्स। नेक्स्ट है मैंने वेबसाइट से परीक्षा फॉर्म डाउनलोड कर लिए हैं, अब हमें इन्हें सही तरीके से भरकर फीस जमा करानी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, आई हैव डाउनलोडेड द एग्जाम फॉर्म्स फ्रॉम द वेबसाइट। मैंने क्या कर लिया है, डाउनलोड कर लिए हैं, सो आई हैव डाउनलोडेड, क्या कर लिया है, एग्जाम फॉर्म्स को, सो द एग्जाम फॉर्म्स, और कहां से, वेबसाइट से, इसीलिए हमने लिखा फ्रॉम द वेबसाइट। नाउ आगे है अब हमें, सो नाउ अब हमें क्या करना है, सही तरीके से फिलअप करके फीस जमा करानी है, तो हम लिखेंगे वी नीड टू, मतलब ये करना है, वी नीड टू फिल देम आउट प्रॉपरली, सही तरीके से भरना है, प्रॉपरली मतलब सही तरीका, और क्या करना है, सबमिट करनी है फीस, तो सबमिट द फीस। अब दूसरा पर्सन कह रहा है हर एक के लिए फीस अलग अलग होती है, मतलब हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग होती है, तो हम कह सकते हैं द फीस वेरी फॉर ईच एग्जाम। वेरी मतलब डिफरेंट होती है, डिफर करती है, तो हम ये भी कह सकते हैं द फीस डिफर फॉर ईच एग्जाम। नेक्स्ट, कल तुम मेरे घर आ जाना, वो सजेशन दे रहा है कि कल तुम मेरे घर आ जाना, हम क्या करेंगे, हम मिलकर ऑनलाइन फीस जमा करा देंगे, तो हम लिखेंगे टुमारो यू कम टू माई हाउस। टुमारो मतलब कल, यू कम टू माई हाउस मतलब मेरे घर आ जाओ। क्या करेंगे हम, वी विल पे द फीस ऑनलाइन टुगेदर, मिलकर करेंगे इसीलिए हमने टुगेदर का यूज किया, वी विल पे द फीस ऑनलाइन। अगला सेंटेंस है जरूर, लेकिन मैं सिलेबस को लेकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हूं, क्योंकि ये हर परीक्षा के लिए अलग है। देखिए क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इस सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट देखते हैं, जरूर को हम क्या लिख सकते हैं, श्योर या फिर इंडीड, दोनों का मतलब है कि हम अग्री कर रहे हैं जो सामने वाला पर्सन कह रहा है उससे, तो हम लिख देंगे श्योर। अब लेकिन मैं सिलेबस को लेकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हूं, तो लेकिन को हम लिखेंगे बट, आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड, किसके बारे में, सिलेबस के बारे में, सो के बारे में लिखने के लिए हम यूज करते हैं अबाउट, अबाउट द सिलेबस। नेक्स्ट, क्योंकि ये हर परीक्षा के लिए अलग है, क्योंकि को क्या कहा जाता है, बिकॉज, सो हमने लिखा बिकॉज इट इज डिफरेंट फॉर ईच एग्जाम। डिफरेंट का मतलब है अलग, ईच एग्जाम मतलब हर एक एग्जाम के लिए। सो हमारा टोटल जो कंबाइन होके सेंटेंस बनेगा वो होगा श्योर बट आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड अबाउट द सिलेबस बिकॉज इट इज डिफरेंट फॉर ईच एग्जाम। आगे है देखो हर परीक्षा का सिलेबस अलग होता है, लेकिन ज्यादातर विषय एक जैसे ही रहते हैं, तो हम लिख सकते हैं, हम उसको कह रहे हैं देखो, तो हम लिखेंगे लुक द सिलेबस वेरीज फॉर ईच एग्जाम बट द सब्जेक्ट्स मोस्टली रिमेन द सेम। वेरी का मतलब मैंने अभी आपको बताया, डिफरेंट या डिफर करने वाला, अलग होने वाला, तो इसीलिए हमने लिखा कि सिलेबस वेरीज फॉर ईच एग्जाम। उसके बाद है बट द सब्जेक्ट्स मोस्टली रिमेन द सेम, यानी सब्जेक्ट ज्यादातर, मोस्टली का मतलब होता है ज्यादातर, रिमेन द सेम यानी सेम ही रहते हैं। आगे, ये सारे जो विषय हैं लगभग सभी परीक्षाओं में मौजूद होते हैं, इसीलिए हमें इनकी तैयारी करनी चाहिए। Subjects like English, Maths, Reasoning, and General Knowledge are present in almost all exams, so we must prepare for them. देखिए कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि मैथ्स बोला जाता है या मैथ बोला जाता है।
दोनों चीजें बोल सकते हैं आप, दोनों ही करेक्ट हैं। सब्जेक्ट्स लाइक हमने जो लिखा है उसका मतलब हम बता रहे हैं कि इस टाइप के सब्जेक्ट या ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जैसे, तो सब्जेक्ट्स लाइक, और सारे सब्जेक्ट्स के नेम लिख दिए। आर प्रेजेंट मतलब सभी में मौजूद रहते हैं, हर एग्जाम में रहते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एग्जाम्स मतलब लगभग हर एग्जाम में। इसीलिए को आप देयरफॉर भी लिख सकते हैं, सो भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने सो लिख दिया। वी मस्ट प्रिपेयर फॉर देम, मस्ट हमने लगाया क्योंकि हमें करनी ही चाहिए, उसको एम्फेसिस दिया है, इसीलिए हमने मस्ट का यूज किया। अब दूसरा पर्सन कह रहा है कि जिस भी परीक्षा के फॉर्म भर रहे हैं पहले उसका पैटर्न चेक कर लेते हैं। तो हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? बिफोर फिलिंग आउट द फॉर्म्स फॉर एन एग्जाम लेट अस फर्स्ट चेक इट्स पैटर्न। देखिए बिफोर हमने क्यों लगाया? क्योंकि हम कह रहे हैं फॉर्म भरने से पहले, इसीलिए बिफोर फिलिंग आउट द फॉर्म्स फॉर एनी एग्जाम। एनी मतलब किसी भी एग्जाम के लिए। अब लेटस जो हमने लिखा है उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लेट्स भी बोलते हैं। इसका यूज हम सजेशन करने के लिए यूज करते हैं, सुझाव देने के लिए कि पहले ऐसा कर लेते हैं। लेट्स डू इट मतलब आओ ऐसा कर लेते हैं, सजेशन दिया आपने। सो लेट्स फर्स्ट चेक मतलब सजेस्ट कर रहा है कि पहले पैटर्न चेक कर लो। नेक्स्ट है उसके बाद लास्ट 10 सालों के पुराने पेपर्स भी इकट्ठा करने होंगे। अब हमने उसके बाद जो बोला है उसको बोलेंगे आफ्टर दैट, मतलब एक चीज होने के बाद। सो आफ्टर दैट वी विल हैव टू गैदर द क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम द लास्ट 10 years। गैदर का मतलब क्या है? इकट्ठा करना। किसको इकट्ठा करना है? द क्वेश्चन पेपर्स, इसीलिए हमने लिखा गैदर द क्वेश्चन पेपर्स। कहाँ के या कब के? फ्रॉम द लास्ट 10 years मतलब लास्ट 10 सालों के। नेक्स्ट है बैठकर उनमें आए सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो हम लिख सकते हैं वी विल सिट डाउन एंड सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस दैट हैव अपीयर्ड इन देम। वी विल सिट डाउन का मतलब हम साथ में बैठेंगे, उसको कैसे भी लिख सकते हैं, विल सिट टुगेदर, विल सिट डाउन एंड सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। सॉल्व मतलब सॉल्व कर लेंगे सारे क्वेश्चंस को। कौन से क्वेश्चंस? तो उसके लिए लिंक किया हमने अदर सेंटेंस के साथ, दैट के साथ। क्वेश्चंस जो आए हैं, सो क्वेश्चंस दैट हैव अपीयर्ड इन देम। अपीयर का मतलब क्या है? क्वेश्चंस जो एग्जाम पेपर में आए थे। सो फुल सेंटेंस हमारा बनेगा वी विल सिट डाउन एंड सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस दैट हैव अपीयर्ड इन देम। पिछले सालों के पेपर्स को हल करना परीक्षा पैटर्न को समझने का एक शानदार तरीका है। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे सॉल्विंग पास्ट पेपर्स इज एन एक्सीलेंट वे। किसके लिए? टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। यहाँ जो हमने टू लगाया है उसको लिंक करने के लगाया है, समझने के लिए लगाया है कि हमको क्या करना है। सॉल्विंग पास्ट पेपर्स का मतलब पिछले पेपर्स को सॉल्व करना। क्या है? एक्सीलेंट वे है, इसीलिए इज एन एक्सीलेंट वे टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। नेक्स्ट है आपने कितनी तैयारी कर ली है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इस क्वेश्चन को जब हम बोलेंगे तो बहुत सारे तरीकों से बोल सकते हैं। देखिए एक तरीका है वेयर आर यू एट विद योर प्रेपरेशन। वेयर आर यू एट का मतलब आप कहाँ तक पहुंचे हैं, आप किस पोजीशन पे हैं, आप कौन सी स्थिति में हैं, किसकी? तैयारी की। तो आपने बोला वेयर आर यू एट विद योर प्रेपरेशन। आप ये भी पूछ सकते हैं हाउ मच प्रेपरेशन हैव यू डन, कितनी तैयारी कर चुके हैं या कितनी तैयारी कर ली है। हम जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, हमने पहले भी ये डिस्कस किया है कि एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करने की कोशिश नहीं करनी है, यही कोशिश होनी चाहिए मीनिंग कन्वे हो जाए और जो हम बोल रहे हैं ठीक हो, सामने वाले को समझ आ जाए। नेक्स्ट देखिए, मैंने एक स्टडी प्लान बनाया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? आई हैव मेड अ स्टडी प्लान। बहुत ही इजी सेंटेंस है। पूरा सेंटेंस देखते हैं। आई हैव मेड अ स्टडी प्लान। पहले बेसिक से शुरू किया, उसको हम लिख सकते हैं स्टार्टेड विद द बेसिक्स। अब कठिन टॉपिक पर ध्यान दूंगा एंड नाउ फोकसिंग ऑन द चैलेंजिंग टॉपिक्स। सो चैलेंजिंग टॉपिक्स क्या है? कठिन, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स। कॉम्प्लिकेटेड वर्ड भी यूज कर सकते हैं, या डिफिकल्ट टॉपिक्स, वो भी बहुत इजी है। फोकसिंग ऑन यानी फोकस कर रहा हूं, कब? अभी, तो इसीलिए हमने बोला नाउ। सो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा आई हैव मेड अ स्टडी प्लान, started with the basics and now focusing on the challenging topics। देखिए मैंने सबसे स्टार्टिंग में जो सेंटेंस है वीई लिखा है, पूरा HAVE नहीं लिखा।
अपोस्ट्रोफी के बाद आप HAVE के बजाय VE लिख देंगे तो भी चलेगा, आई हैव ही उसका मीनिंग रहता है। हमें कोशिश करनी है कि परीक्षा से पहले सारा सिलेबस कवर कर लें या रिवीजन भी हो जाए। कोशिश करनी है को हम क्या कह सकते हैं, वी शुड ट्राई टू डू समथिंग, मतलब हमें ऐसी कोशिश करनी है। हमने उसको उस तरीके से ना लिखकर लिखा है आर एम शुड बी, बात सेम ही है, फीलिंग सेम ही कन्वे हो रही है कि हमारा कोशिश जो होनी चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। आर एम शुड बी टू कवर द एंटायर सिलेबस। एंटायर सिलेबस मतलब कंप्लीट सिलेबस, पूरा सिलेबस। कब? बिफोर द एग्जाम, एग्जाम से पहले ही। और क्या है? एंड टू कंप्लीट द रिवीजन ऑल्सो। रिवीजन का मतलब क्या है? हम किसी चीज को करते हैं या पढ़ते हैं, उसको फिर से दोहराते हैं, फिर से एक बार देखते हैं, याद करते हैं, उसे रिवीजन बोला जाता है। कंप्लीट सेंटेंस बना, आर एम शुड बी टू कवर द एंटायर सिलेबस बिफोर द एग्जाम एंड टू कंप्लीट द रिवीजन ऑल्सो। नेक्स्ट है अपनी कमजोरियों को ध्यान में रखो और उनको सुधारने में टाइम लगाओ। इसको हम लिख सकते हैं आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज एंड डेडिकेट मोर टाइम टू इम्प्रूव देम। आइडेंटिफाई का मतलब क्या है? उन्हें पहचानो, उनको देखो, उनको ध्यान में रखो। तीनों का मीनिंग सेम ही है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। योर वीक एरियाज मतलब कमजोर एरियाज, ऐसे क्षेत्र जहां पे आपको काम करने की जरूरत है। डेडिकेट मोर टाइम यानी ज्यादा टाइम दो। टू इम्प्रूव देम, उनको सुधारने के लिए या फिर अच्छा करने के लिए। नेक्स्ट है उन विषयों पर विशेष ध्यान दो जहां सुधार की आवश्यकता है। हम लिख सकते हैं गिव एक्स्ट्रा अटेंशन। देखिए अटेंशन लिखते तो होता कि नॉर्मल अटेंशन, एक्स्ट्रा अटेंशन तो और एम्फेसाइज कर दिया कि और ज्यादा ध्यान दो, विशेष ध्यान दो, एक्स्ट्रा अटेंशन। किस पे? उन टॉपिक्स पे जहां जरूरत है इंप्रूवमेंट की। तो हमने टू से ऐड किया और लिखा टू टॉपिक्स, उन टॉपिक्स पे। वेयर हमने बीच में लगाया है, यहाँ ये क्वेश्चन का काम नहीं कर रहा, ये लिंकिंग वर्ड जैसे काम कर रहा है कि जहां हमें सुधार की जरूरत है। गिव एक्स्ट्रा अटेंशन टू टॉपिक्स वेयर यू नीड इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट है अरे मैं ही बोलता जा रहा हूं, तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है। तो हम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं आई एम द ओनली वन हु इज स्पीकिंग। ओनली वन का मतलब ओनली मैं, केवल मैं। हु इज स्पीकिंग मतलब जो बोल रहा है। यहाँ पे हु सेंटेंस के मिडिल में आया है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये रेफरेंस है। हु इज स्पीकिंग, जो बोल रहा है उसको बताने के लिए। यू टेल मी व्हाट डू यू थिंक, तुम बताओ। व्हाट डू यू थिंक मतलब तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है, उसके लिए हमने लगाया है व्हाट डू यू थिंक। सो फुल सेंटेंस बनेगा आई एम द ओनली वन हु इज स्पीकिंग, यू टेल मी व्हाट डू यू थिंक। नेक्स्ट है मैं क्या बोलूं, मुझे तो बस यही चिंता है कि नौकरी कैसे मिलेगी। आजकल सरकारी नौकरी मिलना बहुत टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर मतलब बहुत मुश्किल है। तो हम क्या बोलेंगे? पहले सेंटेंस देखते हैं, मैं क्या बोलूं। हम उसे बोल सकते हैं व्हाट शुड आई से, या आप ये भी कह सकते हैं व्हाट कैन आई से, मैं क्या कह सकता हूं, मैं क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब आगे चलते हैं, आई एम जस्ट वरीड अबाउट हाउ टू गेट अ जॉब। आई एम जस्ट वरीड का मतलब मैं चिंता में हूं, मुझे बस चिंता हो रही है। किसके बारे में? तो वो बताने के लिए हमने अबाउट लगाया है, अबाउट हाउ टू गेट अ जॉब, जॉब कैसे मिल सकती है। आगे हम कह रहे हैं गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब इज क्वाइट अ टफ नट टू क्रैक दीज डेज। टफ नट टू क्रैक एक ईडियम है जिसका मतलब होता है बहुत ही डिफिकल्ट चीज, कॉम्प्लिकेटेड चीज, जिसे करना मुश्किल है। सो गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब मतलब गवर्नमेंट जॉब को पाना। इज क्वाइट अ टफ नट, क्वाइट हमने जो वर्ड लगाया है वो स्ट्रेस देता है, बताता है कि बहुत ही कठिन है। दीज डेज मतलब इन दिनों। इन दिनों नौकरी ढूंढना सच में बहुत मुश्किल है, खासकर सरकारी नौकरियां। ये तो कड़वी सच्चाई है। इस सेंटेंस को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, देखते हैं। इन दिनों नौकरी ढूंढना सच में मुश्किल है, इसे हम कह सकते हैं फाइंडिंग अ जॉब इज इंडीड चैलेंजिंग दीज डेज। फाइंडिंग अ जॉब का मतलब है सर्चिंग फॉर अ जॉब, लुकिंग फॉर अ जॉब, ढूंढना जॉब को। इन सब टर्म से आप बता सकते हैं। इंडीड का मतलब है आप कह सकते हैं सच में, वास्तव में, जरूर। चैलेंजिंग मतलब मुश्किल, कब है? इन दिनों, इसीलिए हमने लिखा दीज डेज। सो सेंटेंस बना फाइंडिंग अ जॉब इज इंडीड चैलेंजिंग दीज डेज।
नेक्स्ट है खासकर सरकारी नौकरियां, खासकर को हम लिख सकते हैं स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स। नेक्स्ट है ये तो कड़वी सच्चाई है, इसे हम कहेंगे दिस इज अ बिटर ट्रूथ। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि कोई सच्चाई ऐसी है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता, मना नहीं कर सकते, वो है ही। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा फाइंडिंग अ जॉब इज इंडीड चैलेंजिंग दीज डेज, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स, एंड दिस इज अ बिटर ट्रूथ। अब वही पर्सन कह रहा है आगे, हालांकि अच्छा टीचर मिल जाए और सही गाइडेंस हो तो आप सफल हो सकते हैं। हालांकि बोला तो उसका मतलब क्या है, however। इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे जरूर देखिएगा। however का मतलब हम बता रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो है तो रियलिटी तो है, बट इसके बावजूद भी, इसके होते हुए भी, however इफ यू फाइंड अ गुड टीचर, मतलब अगर आपको अच्छा टीचर मिल सकता है एंड यू रिसीव द राइट गाइडेंस, सही डायरेक्शन मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाए, यू कैन बी सक्सेसफुल, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो कंप्लीट सेंटेंस बना, however if you find a good teacher and receive the right guidance you can be successful। तो आज के लेसन में बस इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए जिससे कि आपके स्पोकन इंग्लिश में फ्लुएंसी आ जाए और आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस भी आ जाए। थैंक यू।